स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएसएम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से आज जिस मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं वो मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा के रूप में जाना जाता है। वो हम लोग देखेंगे जो वो विभिन्न शब्दावलियों की जो मेरी सीरीज चल रही थी, जिसमें मैंने टाइटल रखा था कि आपका सवाल होगा और हमारा जवाब होगा। उन शब्दावलियों में देखा जाए तो मेरी अगली जो शब्दावली आई है उसमें एकता और अखंडता जैसे दो शब्दावलियों से रिलेटेड हम आपसे बातचीत करते हैं कि एकता और अखंडता ये शब्द होता क्या है और ये शब्द का उल्लेख अगर देश में देखा जाए तो वो कौन सा जगह है जहां इनका उल्लेख किया गया है। इस शब्द को डिफाइन करेंगे और इन शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है, इन सारी मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। इससे पहले क्लास का शुरू करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करते चलिएगा, वीडियो को लाइक तो जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि आप लोगों की सहयोग को लेकर के मैं अपनी निरंतरता को बनाए हुए पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाता हूँ। हम लोग चलते सीधे अपने मुद्दे पे। हमारा मुद्दा है एकता और अखंडता। इन दोनों शब्दों को अलग अलग रूप में हम देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे एकता क्या है, फिर मैं बताता हूँ आपको कि अखंडता क्या है। उसके बाद ये नोट करके जो मैं लिखा हूँ फिर मैं बताता हूँ कि ये कहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। इन सारे मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। एकता शब्द को अगर देखा जाए जनरली एकता शब्द क्या है जो हम लोग संविधान में देखते रहते हैं, एकता और अखंडता प्रस्तावना में ऐसा अक्सर हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो इस एकता शब्द को अगर स्पेशल हम लोग देखें तो ये अंग्रेजी भाषा के यूनिटी शब्द का है। यूनिटी शब्द का हिंदी अर्थ जो होता है, यूनिटी जो शब्द है उसका हिंदी जो अर्थ होता है वो होता है एकता। यूनिटी शब्द का जो है वो फ्रेंच भाषा से चल के आया है। फ्रेंच भाषा का एक यूनिट शब्द मिलता है, इसी से यूनिटी का निर्माण किया गया। और जो यूनिट शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, यूनस से बना हुआ एक शब्द है जिस यूनस का शाब्दिक अर्थ होता है एक होता है। यानी कि एकता जिस शब्द के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ये एकता हिंदी का एक शब्द है, अंग्रेजी यूनिटी शब्द से बना है। यूनिटी शब्द जो है वो फ्रेंच शब्द का है, रूपांतरण कर सकते हैं यूनिट का, और उसका शाब्दिक वो यूनिट जो है वो लैटिन भाषा यूनस से बना हुआ है और यूनस का सीधा सीधा मतलब होता है एक। ये एक क्या दर्शा रहा है जरा इसको देखेंगे। ये या हम ये कह सकते हैं दूसरे भाषा में कि एक होने का जो भाव होता है वो एकता कहलाता है। एक होने का भाव जो है वो किस तरह से, वो कोई भौतिक साक्ष्य के रूप में दिखाई नहीं देता, कोई भौतिक साक्ष्य के रूप में नहीं दिखाई देता है, बल्कि एक भावनात्मक और एक मनोवैज्ञानिक पहलू को ये दर्शाता है। ये भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलू को दर्शाने वाला शब्द एकता है, जिसमें विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न मजहब के लोग, विभिन्न संस्कृति के लोग, अनेक समुदाय के लोग, इसमें अमीर गरीब, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ऐसे तमाम सारे समूहों को एक रूप से सामंजस्य करने की ये बात करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हम लोग पढ़ते रहते हैं ऐसी विचारधाराओं के रूप में कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये शब्द कहीं ना कहीं एकता शब्द को ही दर्शाने की प्रेरणा देता है। जहाँ पे अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृति, अनेक विचारधाराएं, व्यक्तियों की समूह जो होती है, यहाँ कह सकते हैं व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक जानवर की जो समूह होती है उसको भी हम एकता से ही दर्शाते हैं। अगर कोई जानवर किसी का शिकार करने के लिए चला, एक शेर शिकार करने के लिए, तो एक गिरोह में चलता है, एक ग्रुप में चलता है। अगर उसके अंदर से हम एकता को हटा देते हैं तो शायद एक शेर किसी प्राणी को या किसी अन्य जानवर को मार पाना उसके लिए कहीं ना कहीं असंभव बात हो जाएगी। तो ये एकता जो शब्द है ये यूनिटी को दर्शा रहा है, यानी कि विचारधाराओं का ये समूह है। मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर इसको हम लोग देखें तो ये एक विचारधारा है, कोई जगह नहीं है या इसको कहीं से हम पैदा नहीं कर सकते। ये एक फीलिंग है जिसमें अनेक धर्म, मजहब, संस्कृति के लोगों को समाहित किया गया है।
वहीं पे अगर हम अखंडता शब्द की बात करें तो अखंडता जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के इंटीग्रिटी से बना हुआ शब्द है, और इंटीग्रिटी जो है ये लैटिन भाषा के इंटीजर से बना हुआ है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है पूरा, या कह सकते हैं कंप्लीट कह सकते हैं। अर्थात इसको दूसरी भाषा में हम अखंडता को अगर कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये खंडित नहीं किया जा सकता, ये खंडित नहीं होता। खंडित नहीं होता का सीधा सीधा मतलब ये है कि सपोज करिए आप कि आप कोई एक द्रव पदार्थ ले लीजिए, समझने के लिए कोई आप द्रव पदार्थ ले लीजिए जिसमें आप नमक को मिला दीजिए, पानी को मिला दीजिए, चीनी को मिला दीजिए, उसको घोल दीजिए, और घोलने के बाद हम कहें कि नमक, पानी और चीनी को अलग अलग किया जाए तो शायद ये बड़े मुश्किल की बात हो जाएगी, तकनीकी अभाव में बड़े मुश्किल की बात हो पाएगी, यानी कि उसको अलग कर पाना बड़ा मुश्किल का काम हो जाएगा। अखंडता शब्द जो दर्शाता है, ये अखंडता शब्द एक कंप्लीट शब्द जो दर्शा रहा है, पूरा होने की जो भाव दर्शा रहा, या जिसको हम तोड़ के इतने आसानी से खंडित नहीं कर सकते, इसको जो दर्शा रहा उसको हम कहेंगे अखंडता शब्द से हम लोग प्रेरित करेंगे। अखंडता जो शब्द है वो कोई भावनात्मक पहलू नहीं है, कोई मनोवैज्ञानिक पहलू नहीं है उसको हम जोड़े हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एक भौतिक अवस्था को दर्शाता है, ये भौतिक अवस्था को दर्शाता है। भौतिक अवस्था का मतलब ये हुआ, भौतिक वस्तु का मतलब ये हुआ कि जो चीज हमें दिखाई दे रही है उन चीजों को आपस में जोड़ के, आपस में सामंजस्य करके रखना, उन चीजों को अलग ना होने देना या अलग होने की भाव होना उनमें बड़े मुश्किल पड़ जाए, अखंडता शब्द कहलाता है। अर्थात इसको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि भारत के जो राज्य हैं, भारत के जितने सारे क्षेत्र हैं, भारत के जितने सारे संघ राज्य क्षेत्र हैं, या भारतीय भौगोलिक सीमा या भारत की भूभाग है, इन सारे चीजों को देखा जाए तो इसको खंडित नहीं होने देना, अर्थात कह सकते हैं इसको कि यह एक अखंड भारत का निर्माण करता है, यह एक अखंड भारत का निर्माण करता है। आजाद देश के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो सभी देशी रियासतों का जब विलय उन्होंने किया तो विलय करने के बाद एक अखंड भारत का निर्माण किए थे। संविधान सभा के द्वारा चीजों को ये जोड़ा गया है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई समझौता है, कोई एग्रीमेंट है, वो समझौता या वो एग्रीमेंट पूरा नहीं होगा तो हम चीजों को लेकर के अलग चले जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान में मिलने वाली जो अखंडता शब्द है वो एक अखंड शब्द जिसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भौतिक अवस्था से जुड़ा हुआ भारत की जितनी सारी चीजों को हम खंडन होने से बचाने की परिकल्पना कर रहे हैं उसे किसी कीमत पे खंडित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो किसी समझौता के माध्यम से, किसी एग्रीमेंट के माध्यम से हम उसे जोड़े नहीं हैं कि समझौता एग्रीमेंट को समाप्त जैसे करेंगे तो वो चीजें अलग अलग हो जाएंगी, ऐसा कोई परिकल्पना नहीं दिखाई देता है। यदि अखंडता शब्दों को देखा जाए तो अंग्रेजी की इंटीग्रिटी से बनने वाला शब्द जो लैटिन भाषा इंटीजर से बन रहा है जिसका शाब्दिक अर्थ पूरा या कंप्लीट होता है, इसको समझने के लिए जीते जीता उदाहरण के रूप में आप ये समझेंगे कि कोई भी चीज जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, जिसका अलग अलगाव नहीं किया जा सकता, जिसको इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, उसको हम अखंड शब्द, अखंड कहते हैं, उसको हम अखंड शब्द से प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें इन शब्दों को तो ये एकता और अखंडता जो शब्द है इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलेगा, तो हमें इसका उल्लेख जो दिखाई देता है वो संविधान की आत्मा कही जाने वाली प्रस्तावना में दिखाई देता है। संविधान की जो आत्मा है, संविधान निर्माताओं का जो सार तत्व है, संविधान निर्माताओं का जो मूल मर्म जहां समाहित किया गया है वो है प्रस्तावना। उसी संविधान की प्रस्तावना में इस एकता और अखंडता शब्द को समाहित किया गया है। ये एकता शब्द तो हमारे संविधान निर्माण के समय था, लेकिन अखंडता शब्द का कहीं उल्लेख नहीं किया गया था। यही कारण है कि देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने अपने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अगर देखा जाए तो पहली बार इस अखंडता शब्द का प्रयोग उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में की थी।
संविधान की प्रस्तावना में आने वाला अखंडता जो शब्द था वो देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा अपने 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको पहली बार संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। यहाँ एक और मजेदार बात आपको याद रखना है, जो इंदिरा गांधी सरकार, वैसे मैं पॉलिटी की क्लास में इसको पढ़ाया भी हूँ, जो इंदिरा गांधी सरकार ने प्रस्तावना में अपना 42वां संविधान संशोधन की थी, ये संविधान संशोधन जो था प्रस्तावना का, ये पहला रूप से सब प्रस्तावना में किया गया, पहली बार संशोधन था, प्रस्तावना में किया गया पहली बार संशोधन था, और कह सकते हैं कि यही आखिरी संशोधन भी था, क्योंकि अभी तक प्रस्तावना में 1976 में हुए पहली बार संशोधन जो हुआ था, उसके बाद आज तक प्रस्तावना में अभी संशोधन नहीं किया गया है। इस बात को भी आप यही याद रखिएगा। अगर हम एकता और अखंडता शब्द की बात करें तो इसको अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 को उठा के पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 1 यही कहता है, अनुच्छेद 1 यही कहता है कि भारत अर्थात इंडिया जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल रहा है कि संघ और राज्य जो है वो संघ से राज्य किसी समझौता के माध्यम से नहीं जुड़ा है, किसी एग्रीमेंट के माध्यम से नहीं जुड़ा है, बल्कि संविधान सभा के द्वारा उसको जोड़ा गया है। इतनी आसानी से उसे अलग कर पाना बड़े मुश्किल की बात होगी। भारतीय संघ से राज्यों का अलग होने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है, और राज्यों का जो अस्तित्व है, राज्यों का जो पहचान है, राज्यों की जो अपनी मौलिकता है, वो पहचान, वो मौलिकता, वो अस्तित्व तभी है जब तक वो संघ से जुड़ा है। जब तक वो संघ से जुड़ा है तभी है। संघ से हट जाने के बाद राज्यों का कोई भी किसी भी प्रकार का अस्तित्व दिखाई नहीं देता। यानी कह सकते हैं कि भारतीय संघ के बाहर राज्यों का किसी भी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान हो ही नहीं सकता। अगर राज्यों का पहचान है कोई, तो हम ये कहेंगे कि राज्यों का पहचान तभी है जब तक वो संघ से जुड़ा है। तो इस तरह की बातें जो थी मेरी शब्दावली से संबंधित, मैंने एकता और अखंडता को, एकता शब्द क्या होता है, अखंडता क्या होता मैंने बताया, इनका उल्लेख संविधान में कहाँ दिखाई देता मैंने ये बताया, संशोधन के बारे में बताया। ऐसे ही अगली शब्दावली के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। कई शब्दावलियों को मैंने इसके पहले बताया भी, जैसे गणतंत्र क्या होता, मैंने बताया था लोकतंत्र क्या होता, गणतंत्र क्या होता, फिर एक क्लास मैंने दिया था संप्रभुता के बारे में, आज मैंने दे दिया आपको एकता और अखंडता से संबंधित। तो मेरी जो क्लास की सीरीज चल रही हो तो हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, मैं हिस्ट्री के साथ तो आपसे मिलता रहूंगा, वहां आप अपनी कक्षा का संचालन कर सकते हैं। बाकी समय समय पे मैं ऐसे ही शब्दावलियों के साथ भी आपसे मिलता रहूंगा, जिन शब्दावलियों का प्रयोग आपके एग्जाम से भी रिलेटेड है, जानकारी के योग्य भी, साथ ही साथ आपके एग्जाम से भी रिलेटेड है। तो इन शब्दावलियों का भी नोटबुक आप साथ साथ बनाते चलिएगा, और इन पहलुओं पर भी विशेष रूप से ध्यान देना। आपका अपना एक पढ़ाई के नजरिए से देखा जाए तो आपके लिए एक उत्तरदायी और एक जरूरतमंद शब्दावली के रूप में भी ये दिखाई देता है। तो आप इतनी सारी बातों को अगर चाहें तो इतनी सारी बातों का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, इसको आप कंप्लीट करते चलिएगा। बाकी मेरी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, अपने हिस्ट्री के सीरीज के साथ मैं आपसे मुगल एम्पायर पढ़ा रहा था, जिसमें बाबर तक की बात किया था। हुमायूं के साथ मैं अपनी अगली कक्षा का संचालन करता हूं, और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। वीडियो को अगर अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा। आप लोगों का सहयोग और समर्थन जैसे मिलता चलेगा, मैं ऐसे पूरी तत्परता और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को लेकर के अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाता रहूंगा। तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।